नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कमालगंज थाना क्षेत्र में इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव बलीपुर के राजकुमार ने अपने बेटे शिवम को झाड़ फूक के लिए जिहादी इदरीश के पास भेजा था। इदरीश ने बीमारी ठीक करने के बहाने शिवम का धर्म परिवर्तन करा दिया। बावजूद इसके हालात में सुधार न होने पर शिकायत करने पर इदरीश और उसके पुत्र तमजीत ने मारपीट की। मानसिक तनाव के कारण 23 अक्टूबर को शिवम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। इलाज के दौरान मौलवी ने उसका धर्मांतरण कराया कि ठीक होने का आश्वासन दिया था। यहाँ आपको संगठन मिलने आया क्या? जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि उसमें कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। तो जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में है मामला और उसकी गिरफ्तारी अतिशीघ्र हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो फिर संगठन संज्ञान लेगा। गिरफ्तारी लेके कहा गया अतिशीघ्र गिरफ्तारी होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। इस तरह संगठन चला रहा है, मौलवी है, अन्य लोगों के साथ ये धर्म परिवर्तन करा चुका। अब तक क्या संज्ञान में आया है आपके? हमारे संज्ञान में आया है कि कई धर्म परिवर्तन ये करा चुका है। ये पूरा षड्यंत्र चला रहा है, उसका ये सब ढाया जाएगा, ये उसका ढहा दिया जाएगा। प्रशासन सहयोग कर रहा है और प्रशासन ही उसको जमींदोज करेगा पूरा सब, और नहीं तो फिर समय रहते नहीं हुआ तो संगठन फिर हमारा संज्ञान लेगा। और उसकी गिरफ्तारी क्या करेगा संगठन? फिरोजाबाद पुलिस ने जनपद के समस्त नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चाइनीज मांझे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर थानेदार और क्षेत्र अधिकारी सक्रिय रहे। अवैध रूप से चाइनीज मांझे बेचने और रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। आमजन और दुकानदारों को इसके उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं, पशु पक्षियों और पर्यावरणीय नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस ने बताया कि भविष्य में केवल पारंपरिक सूती या बायोडिग्रेडेबल मांझे का प्रयोग करें। किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। वहीं अभियान जन सुरक्षा के लिए निरंतर जारी रहेगा। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में लैम्बोर्गिनी लग्जरी कार एक्सीडेंट मामले में कोर्ट में नया मोड़ आ गया है। आरोपी पक्ष के वकील धर्मेंद्र सिंह ने ड्राइवर मोहन को कोर्ट में पेश किया, लेकिन मीडिया में वायरल वीडियो के अनुसार ड्राइवर सीट से शिवम मिश्रा को बाहर निकाला जा रहा था। ड्राइवर मोहन का कहना है कि गाड़ी वही चला रहे थे। वहीं वकील धर्मेंद्र सिंह ने कहा है कि जांच पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस कमिश्नर और डीजीपी दिलीप अवस्थी ने स्पष्ट किया कि मोहन ड्राइवर नहीं थे और कोर्ट ने मोहन का सरेंडर स्वीकार नहीं किया। आरोपी शिवम मिश्रा को कोर्ट में पेश होना अनिवार्य है। माननीय न्यायालय के समक्ष ड्राइवर द्वारा मुझे एंगेज किया गया था एज ए एडवोकेट। सरेंडर की एप्लीकेशन दी गई, इस तरह रिपोर्ट आती है तो सुनवाई होगी। ड्राइवर वांछित है तो वो न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा और उसकी जमानत पर सुनवाई होगी। ड्राइवर को अभी पेश नहीं किया, लेकिन न्यायालय में उपस्थित हो गया है वो। जब वांछित आंखें आएगी तभी तो वो हाजिर होंगे। सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि गाड़ी शुभम मिश्रा चला रहे थे, लेकिन आप लोग लगातार कह रहे हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि गाड़ी शुभम मिश्रा चला रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए, ना मेरा कुछ कहना है ना पुलिस विभाग का कुछ कहना है। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये ट्रायल का विषय है। अभी तो जो गाड़ी चला रहा तो वो न्यायालय में कह रहा है कि मैं गाड़ी चला तो मैं ड्राइवर हूँ, मेरी बेल कर दी जाए, तो उस विषय पर माननीय न्यायालय को कमिश्नर का लेकिन कहना है ड्राइविंग सीट का शीशा टूटा हुआ था, वहां से शिवम मिश्रा को निकाला। ड्राइवर कह रहा है कि मैं चला रहा था। राइट साइड में जब टेम्पो टकराई है कार में तो लेफ्ट साइड में डिवाइडर से इनकी कार टकराई है। चूंकि शिवम बेहोश जैसे हो गए तो ड्राइवर के एक हाथ की तरफ वो लटके हुए थे, तो गनर ने राइट साइड का शीशा तोड़ा है। पहले ड्राइवर बाहर निकला, फिर उनको उठा के निकाला गया। ये वीडियो में दिख रहा है, जो वीडियो आप लोगों के पास है वही वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं। और वीडियो की सत्यता के बारे में आप लोग बेहतर जानते हो, हम उस पर अभी कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वो एविडेंस का विषय है। लेकिन सर, कानपुर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि गाड़ी शिवम चला रहा है। क्या कोर्ट में कार्रवाई हुई है? अंदर कोर्ट में जो एक व्यक्ति मोहन नाम का उपस्थित हुआ था, उसने कहा कि मैं इसमें आत्मसमर्पण करना चाहता हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन थाने से रिपोर्ट आई है कि वो वांछित नहीं है।
उस मुकदमे में प्रकाश में नहीं आया है। तो जो वांछित नहीं है, प्रकाश में नहीं आया है, इसलिए उस प्रार्थना पत्र पे आत्मसमर्पण कैसे करेगा। न्यायालय में आर्गुमेंट ये हुआ है कि चूंकि वांछित नहीं है, प्रकाश में नहीं आया है, इसलिए आत्मसमर्पण न्यायालय कैसे लेगी, संबंध में ऑर्डर आएगा। हम लोगों ने आर्गुमेंट कर दिया कि आत्मसमर्पण नहीं हो सकता, चूंकि वो प्रकाश में नहीं है, मुलजिम नहीं है। और जो भारतीय संविधान है और जो न्याय व्यवस्था है बीएनएस की, जो मुलजिम ही नहीं उसको आत्मसमर्पण कैसे ले लेंगे। उस संबंध में आर्गुमेंट हो गया है। न्यायालय का जो ऑर्डर आएगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। गाड़ी सीज के लिए जो एप्लीकेशन डाली थी, क्या उस पर भी आप लोगों ने? ये गाड़ी रिलीज होगी। गाड़ी रिलीज तब होगी जब कोई अभी साबित तो कौन उसका वाहन है, वाहन मालिक ने डाली है उसकी रिलीज, उसका टेक्निकल मुआयना होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, उस संबंध में माननीय न्यायालय जो होगा वो संबंध ऑर्डर करेगी। कानपुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आपके माध्यम से क्या लगाया कि शिवम उसमें वांछित, शिवम उसमें आरोपी है कि नहीं? नहीं, अभी शिवम के लिए कोई प्रार्थना पत्र पड़ा ही नहीं है। वांछित का तो रिपोर्ट पुलिस से कैसे लगा देगी। अभी तो मोहन का प्रार्थना पत्र था, मोहन की रिपोर्ट आ गई, वांछित नहीं है। जब शिवम लगाएगा तो उसकी रिपोर्ट आएगी। कानपुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट आपके माध्यम से क्या रखा? बस इतना, मोहन का प्रार्थना पत्र मोहन के संबंध में आया कि वो वांछित नहीं है। जब शिवम आत्मसमर्पण डालेगा तो उसके संबंध में रिपोर्ट मंगाई जाएगी। क्या नाम है आपका? बहन तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मोहन है सर। हैं? मोहन। मोहन, ये कब से गाड़ी चला रहा बेटा यहाँ पे? मैं सर गाड़ी में आया हूँ। हाँ। ये 4-5 दिन के लिए मैंने बुलाए थे, तो इसलिए आया हूँ। जिस ये गाड़ी जब तुम चला रहे थे, तुम्हारे मालिक बगल में बैठे थे क्या? क्या हो गया था उनको? दौड़ा पड़ गया सर। दौड़ा पड़ गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि उनको दौड़ा पड़ा? एकदम से उनके हाथ पैर वगैरह कांपने लग गया और ये मेरी तरफ गिर गए थे, बेहोश होके मेरे ऊपर गिर गए। हाँ, तो तुमने पहले फिर जब उनको दौरा पड़ा तुमको कैसे पता चला और तुमने किसको बुलाया? नहीं, मैंने किसको भी नहीं बुलाया। जो पीछे जो गाड़ी आई, फिर उनको कहाँ ले गए? ये नहीं पता। ये नहीं पता। इस समय तुम्हारे मालिक कहाँ है? मालिक को पता नहीं सर। अच्छा, जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तुम कहाँ चले गए? मैं वहीं पे था सर। वहीं पे थे? क्योंकि पुलिस आने की वेट कर रहा था। अच्छा, तो अभी तक क्यों नहीं सामने आए थे? सर मैं वहीं पे था, थाने पे था जिस दिन वो हादसा हुआ था। लगातार सामने आए हैं, परसों एप्लीकेशन दी उन्होंने न्यायालय में। गाड़ी का शीशा तोड़ने किसने निकाला था? बाउंसर ने निकाला था। तो आप कहाँ का स्टैंड? उनको एकदम से दरवाजा उन्होंने खोले, मैं नीचे की तरफ आ गया। गाड़ी का शीशा किस तरफ का? राइट साइड का सर। किस तरफ का टूटा था? साइड बताइए किस तरफ का? राइट साइड का। ड्राइवर साइड का बता रहा है। राइट साइड में वो बैठे हुए थे। हाँ भैया। अरे सर मेरा रह गया। वकील साहब मेरा, अरे वकील साहब। फर्रुखाबाद के कमालगंज ब्लॉक के राठौरा गांव में प्रेम देवी जवाहरलाल स्कूल में एल्बेंडाजोल की खुराक लेने के बाद 50 से अधिक छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। दवा खाने के कुछ देर बाद बच्चों को सिर दर्द शुरू हुआ। आनंद फानन में सभी छात्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के सीएमएस जगमोहन शर्मा ने बताया कि सभी का उपचार किया गया है और अब कोई बच्चा खतरे में नहीं है। वहीं सीएमओ अवनिंद्र कुमार ने बताया कि दवा अभियान सरकारी और निजी स्कूलों में आयोजित किया गया था। अधिक बच्चों की हालत खराब हुई, जिन्हें लोहिया अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बात करेंगे छात्रों। क्या नाम है आपका? किस स्कूल के हैं? स्कूल क्या नाम है आपका? कौन सा है? क्या दिक्कत हुई है आपको? दवाई खाने के बाद कैसा लग रहा है? चक्कर आए थे? सिर में दर्द हुआ था? आपका क्या नाम है? सौम्या। किस क्लास में पढ़ रही हैं? कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? कहाँ भेजे स्कूल? ये मोहद्दीनपुर में। गोली खाने में क्या दिक्कत हुई है? गोली खाने में मतलब सर दर्द और मतलब उल्टी से आना। अब आराम है? क्या दिक्कत हुई? ये मोहद्दीनपुर से हम आए हैं। कौन से स्कूल में बच्चा पढ़ रहा था? GLPD जूनियर हाई स्कूल मोहद्दीनपुर। क्या दिक्कत हुई थी गोली खाने में? चक्कर से आ रहे थे। सही है, आराम है? अब सही है, आराम है। क्या नाम है? अब तो ये सही है। क्या दिक्कत हुई थी? चक्कर आ रहे हैं, सिर में दर्द। करीब 50-60 बच्चे हमारे यहाँ, इनको जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ड्राइव चल रही है डीवर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल, तो हो सकता है खाली पेट खाली हो, उसकी वजह से थोड़ी सी गैस्ट्राइटिस हो गई है बच्चों में।
बाकी वैसे ठीक है। सर जिसने दवा दी उसने उनको जांचा नहीं कि बच्चों ने कुछ खाया है नहीं खाया है? वैसे पूछा जरूर होगा। नहीं तो सर ये स्टाफ की लापरवाही है ना कहीं ना कहीं। इसको लापरवाही कहना भी मतलब ठीक नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम है। नहीं लगातार बच्चे 50 बच्चे सर बहुत मायने रखते हैं। 50 बच्चे अगर लापरवाही के शिकार होते हैं और डॉक्टर्स करते हैं तो ये बड़ी जिसमें अगर किसी बच्चे को एक्चुअल प्रॉब्लम है वो 1-2 ही बच्चे हैं, बाकी दूसरों को देख के थोड़े घबरा रहे हैं। सर कमालगंज स्वास्थ्य केंद्र में जो स्कूली के बच्चे आए हैं, क्या मामला है? स्कूली बच्चों को इसमें ऐसा था, आज 10 तारीख है, 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे के तहत टैबलेट एल्बेंडाजोल खिलाई जाती है 1 साल से लेकर 19 साल तक के सभी बच्चों को, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। उसके तहत आज खिलाई गई है सभी स्कूलों में। तो जैसे मेरे संज्ञान में आया, ये एक प्राइवेट स्कूल है जवाहरलाल पीडी जूनियर हाई स्कूल मोहिद्दीनपुर कमालगंज। तो यहाँ पे पता लगी तो 16 बच्चे, मैं तुरंत आया, 16 बच्चे यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई होगी, दर्द वगैरह, सिर दर्द वगैरह, पेट दर्द। तो बच्चे ठीक हैं, सब बच्चे मेरे दौर चेक किए गए, सब बच्चे ठीक हैं। कुछ बच्चे लोहिया अस्पताल में भेजे, वहाँ मेरी बात हो चुकी है, वो बच्चे सब ठीक है। सर दवा खिलाते टाइम कोई वहाँ पे डॉक्टर थे या कोई नहीं? डॉक्टर वगैरह कुछ ऐसा होता है, टीचर होते हैं ना, वो खिलाते हैं स्कूल के। अच्छा, कितने बच्चों को दवा खिलाई गई? 150। क्या टीचर वगैरह से बात हुई कि क्या वो एक्सपायर तो नहीं थी? नहीं, दवाई मैंने देखी, एक्सपायर हो गई दवाई दी थी, ऐसा कुछ नहीं दवाई, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर से आती दवाई। नहीं सर, क्या इससे पहले भी कभी दवा खिलाने के बाद बच्चों को ऐसी कंडीशन हुई है? होती है, कभी कभी होती है, और ये साल में 2 बार खिलाई जाती है। सर कमालगंज स्वास्थ्य केंद्र में जो स्कूली के बच्चे मैनपुरी के कीर्तपुर कॉलोनी स्थित प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पेट के कीड़े मारने वाली दवा एल्बेंडाजोल दी गई, जिसके बाद करीब 24 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ गंभीर बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। परिजन स्कूल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर नाराज है। वहीं सीएमओ आरसी गुप्ता ने स्थिति का जायजा लिया और बताया कि ये दवा साल में 2 बार रूटीन के तहत दी जाती है। सिक्स में अच्छा, क्या बोल के दवा खिलाई गई थी आप लोग को? अच्छा, उसी से तबीयत बिगड़ी है सभी की। कितने बच्चे थे जिन्हें दवा खाई थी? पूरे क्लास ने? किसने खिलाई थी? टीचर्स ने? टीचर आए थे या कोई आशा वगैरह आई थी? हाँ, उन्होंने खिलाई थी। क्या कारण था, कैसे बीमार हो गए? आज 10 फरवरी का दिन है और आज नेशनल डिवॉर्मिंग डे है। साल में 2 बार मनाया जाता है, 10 अगस्त और 10 फरवरी को, जिसमें 2 साल से 19 साल तक के सभी बच्चों को कीड़े मारने वाली दवा खिलाई जाती है और ये टेबलेट चबा के खाई जाती है, पूर्णतः सुरक्षित होती है। लेकिन यहाँ पे एक कोई प्राइमरी स्कूल है नगला कीरतपुर में, वहाँ पे 1-2 बच्चों के पेट में दर्द की शिकायत उन लोगों ने बताया। तो 2 बच्चों को जब लाया गया कि यहाँ हॉस्पिटल में उनको चेकअप करा के भर्ती कराया, तो बाकी बच्चे भी घबराहट की वजह से उनके घर वाले लेके यहाँ पे चले आए। अधिकांश बच्चों को मैंने खुद देखा, सभी बच्चे ठीक हैं। जिनके पेट में दर्द भी हो रहा था वो भी बच्चे को आराम हो गया है और अभी 1-2 घंटे बाद सभी की छुट्टी कर दी जाएगी। सर क्या लगता है कि बच्चों को दवाई खिलाई गई थी, वहाँ कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में खिलाई? स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ मौजूद नहीं रहती। आरबीएसके की टीम सभी स्कूलों के बीच में लगातार भ्रमण पे रहती है, किसी को कोई समस्या हो तो तुरंत बताती है और आरबीएसके की टीम को ही उन लोगों ने बताया। आरबीएसके की टीम के डॉक्टर साहब द्वारा ही दोनों बच्चों को लेके आए। जिला अस्पताल में समय लगभग कितने बच्चे एडमिट होंगे? अभी इस समय तो जो मैंने अभी तक देखा तो लगभग 2 दर्जन बच्चे होंगे, 23 से 24 बच्चे होंगे। क्या लगता है इसमें किसकी लापरवाही लगने जा रही है? किसी की भी लापरवाही नहीं की जाएगी, टैबलेट पूर्णतः सुरक्षित है और सभी बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। बच्चे बस केवल घबरा गए, 1-2 बच्चों के पेट में दर्द होने से देख करके बच्चे घबरा गए। बच्चों के परिजन भी परेशान हो रहे हैं। तो बच्चे जब परेशान होंगे तो परिजन परेशान होंगे, उनको अश्योर किया जा रहा है कि वो बिल्कुल परेशान न हो। बच्चे सभी बच्चे बिल्कुल ठीक है। अभी 1-8 घंटे में सारे बच्चों को खिलाई जाती है। अच्छा, तो क्या दिक्कत क्या होगी? पेट में दर्द होने लगा और चक्कर आ रहे। अच्छा, क्या बोल कर खिलाई गई थी दवा, क्या बोला गया था? कीड़ों की दवाई बोली थी। टीचर ने खिलाई थी। ये बॉल आने के बाद
पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष फलाहारी महाराज ने ऐलान किया है कि हुमायूं कबीर की नाक काटने वाले सनातनी को 21 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये ऐलान हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण के प्रस्ताव और उनके विवादित बयानों के बाद किया गया। फलाहारी महाराज का कहना है कि मस्जिद के निर्माण से सनातनियों का अपमान होगा। हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्हें किसी का विरोध नहीं रोक सकता और उनका मस्जिद बनाने का कानूनी हक है। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाकर संपूर्ण सनातनियों का अपमान करना चाहता है। अरे तुझे मस्जिद बनानी है तो रस खान के नाम से बना, अब्दुल कलाम के नाम से बना। बाबर तो देशद्रोही था। उस सनातनी हिंदुओं के विरोधी बाबर के नाम से तू यदि मस्जिद बनाएगा तो क्या सनातनी सहन करेंगे? क्या हम हिंदुस्तानी सहन करेंगे? मेरा सभी सनातनी भाइयों से अनुरोध है कि जो भी सनातनी भाई इस हुमायूं कबीर की नाक को काटेगा, उस सनातनी हिंदू को श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शांति रहे, लेकिन हुमायूं कबीर देशद्रोही ये दंगा कराना चाहता है। यह चाहता है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, लेकिन सनातनी इसके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। ये योगी जी और मोदी जी का शासन है। हमारे हिंदुस्तान में सनातनियों के गौरव है। मोदी जी इस व्यक्ति पर देशद्रोही की कार्रवाई करें। यह व्यक्ति चाहता है कि सनातन धर्म में हुमायूं बाबरी मस्जिद बनाकर पूरे देश में यह मस्जिदों का जाल फैलाना चाहता है, शरिया का कानून लाना चाहता है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर वी वांट ट्रिप नाम से फर्जी ट्रैवल पेज बनाकर लोगों को सस्ते टूर पैकेज का लालच देने वाला अंतर्राज्यीय साइबर ठग प्रवेंद्र प्रताप उर्फ ओम जी आखिरकार साइबर थाना औरैया पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी ने टूर बुकिंग के नाम पर लोगों से रुपए ट्रांसफर कराए, लेकिन ना टिकट दिया और ना कोई सुविधा मुहैया कराई। जांच में पता चला कि उसके खिलाफ गुजरात, तेलंगाना, यूपी, दिल्ली और मुंबई में भी शिकायतें दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नकदी, लैपटॉप, एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वही मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई जारी है। देखिए, आज दिनांक 10/2/2026 को जनपद औरैया की साइबर पुलिस टीम द्वारा एक अंतर्राज्यीय अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जनपद औरैया में एनसीआरपी पोर्टल पर, जिसे प्रतिबिंब पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 5 कंप्लेंट विभिन्न राज्यों से थी, जिसके संबंध में हमारी साइबर टीम जो है चेकिंग कर रही थी। और मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त, जिसका नाम प्रवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ ओम जी पुत्र इंद्रपाल सिंह निवासी रुरुआ साफर थाना अजीतमल है, गिरफ्तार किया गया, जिसकी उम्र 30 वर्ष है। इसके द्वारा बताया गया कि पहले यह ट्रेवल्स कंपनी में काम करता था, जहां से ट्रेवलिंग का काम सीखा। उसने अपना फेसबुक पर एक पेज वी वांट ट्रिप नाम से बनाया और लोगों को लुभावने ऑफर देकर ट्रेवल कराने के नाम पर अपने मोबाइल नंबर शेयर किए, जिससे भोले भाले लोग इनके जाल में फंसकर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे। इस तरह लगभग 1,60,000 रुपए की ठगी अभी तक प्रकाश में आई है, जिसमें अभियुक्त के कब्जे से लगभग 1,19,400 रुपए की बरामदगी हुई है और 2 लैपटॉप, 10 एटीएम कार्ड जो विभिन्न बैंकों के हैं और 1 मोबाइल फोन अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में तमसा नदी के पुनरुद्धार पर चर्चा के बाद आजमगढ़ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने नदी के तट चंद्रमा ऋषि आश्रम पर पहुंचकर साफ सफाई अभियान चलाया। उन्होंने आमजन से स्वच्छता और सफाई की अपील की, ताकि तमसा नदी अविरल और निर्मल बनी रहे। 111 ग्राम पंचायतों से गुजरता है और इसका पौराणिक व धार्मिक महत्व अत्यधिक है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया, ताकि नदी का जल साफ रहे और लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, जिलाधिकारी आजमगढ़ हूँ। आप मेरे पीछे जो जल देख रहे हैं वो तमसा नदी का जल है।
यह नदी जनपद आजमगढ़ में 89 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो 111 ग्राम पंचायत से गुजरती है। आम जनजीवन में नदी का क्या महत्व है यह तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन तमसा नदी का आम जीवन में महत्व के साथ साथ पौराणिक महत्व भी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब 14 साल के वनवास के लिए निकले थे, तब पहली रात उन्होंने इसी तमसा नदी के किनारे गुजारी थी। और आज भी इस नदी के किनारे महर्षि दुर्वासा, महर्षि दत्तात्रेय और महर्षि चंद्रमा का आश्रम है। अभी मैं इसी चंद्रमा आश्रम पे खड़ा हूँ। इस आश्रम में सालों भर टूरिस्ट और श्रद्धालु आते हैं और भ्रमण करते हैं। बड़ी संख्या में लोग पूजा पाठ और तर्पण भी करते हैं। आगे आने वाली महाशिवरात्रि, उसके बाद सावन, उसके बाद आपको छठ पर्व और अन्य कई मौके पर यहाँ मेला लगता है और उस मेले में लाखों की संख्या में लोग प्रतिभाग करते हैं। महाशिवरात्रि और सावन में इस नदी का जल लेकर लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ स्नान करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी लोग स्नान करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, पशु को स्नान करवाते हैं, पशु इसका पानी पीते हैं, सिंचाई में इसका उपयोग होता है। मेरे कहने का मतलब है कि यह नदी आम जनजीवन में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि आम लोग इसके पानी का उपयोग करते हैं और साथ ही साथ इसका धार्मिक महत्व भी है, पौराणिक महत्व भी है। तो इसलिए जिला प्रशासन द्वारा इसमें आम लोगों का ध्यान फोकस किया गया कि जब आप जल से इतना जुड़े हैं तो गंदा जल क्यों उपयोग करते हैं। इसी बिंदु को फोकस करके इस नदी के किनारे 111 जो बसे हुए गांव हैं उसके ग्राम प्रधानों, सचिवों और अन्य कर्मचारियों को बुलाकर गत वर्ष आजमगढ़ के हरिऔध कला केंद्र में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जहां लोगों से ये अपील की गई कि यह नदी आपके घर के बगल से गुजरती है, आप इसके जल का उपयोग करते हैं। अगर जल साफ रहेगी तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। तो इसी को लेकर एक मुहिम चलाई गई और जिसके फलस्वरूप ये नदी साफ हुई। और इसके साथ ही साथ इस नदी के किनारे जो इससे जुड़े हुए सरकारी जमीन थे उसकी पैमाइश करके वहां से अवैध कब्जा हटाकर जन सहयोग से वृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें फलदायी वृक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया और लोगों को बताया गया कि कल को इस वृक्ष में जब फल लगेंगे तो गांव में फल लगेंगे तो गांव वाले ही खाएंगे। तो ये सब बेसिकली जिला प्रशासन का ये फोकस रहा कि आम जनों को नदी से जोड़ा जाए, उन्हें उसका मन में स्वामित्व दिया जाए कि ये नदी आपका है। तो गत वर्ष मानसून से पहले प्रथम चरण में और फिर मानसून के बाद 2 चरण में इसकी सफाई हुई है, लेकिन नदी की अविरलता और निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसा किया जाना आवश्यक होगा। अब चूंकि नदी आम जनों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस किया जा रहा है कि लोग नदी को स्वामित्व लें, मन से उन्हें अपना लें और रोजमर्रा की जिंदगी में उसे गंदा ही ना करें कि साफ करने की जरूरत पड़े। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर बोर्ड लगे हैं कि गंदगी को नदी में ना डालें, डस्टबिन रखे गए हैं कि जो भी गंदगी हो उसे पानी में न डाल के डस्टबिन में रखें, और लोगों का अन्य माध्यमों से पब्लिक अवेयरनेस किया जा रहा है। जिला प्रशासन और आम जन के सहयोग से यह कार्य मेरा मानना है आगे भी किया जाएगा और एक समय आएगा जब लोग इतने अवेयर हो जाएंगे कि खुद तो नहीं ही डालेंगे गंदगी, दूसरे को भी डालने से मना करेंगे और तब हमारी तमसा अविरल और निर्मल दिखेगी। बदायूं जिले के दातागंज कस्बे में इंस्टाग्राम पर वायरल हुई एक रील ने सनसनी मचा दी है। रील में मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों अमजद उर्फ गुड्डू और मकबूल ने वैश्य समाज के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैलने के बाद वैश्य समाज के लोग आक्रोशित हो गए। दत्तागंज कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।
हाँ भाई, क्या हाल है? अरे बढ़िया यार, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ आजकल। मैं 2-3 दिन से तुम्हें ढूंढ रहा था। बताइए यार, मुझे ये बताओ कि ये जातियाँ किसने बनाई और कैसे बनाई? मतलब जैसे कि मुसलमान, पंडित, ठाकुर, बावन जो भी है, हाँ, ये कुड़ी कैसे बनी? ये ऐसे बनी कि क्या नाम है, 2-4 लोग खड़े थे, बोले जात बना दो यार हमारी कैसे भी। हाँ, तो बोले चल अंदर कमरे में। हाँ, उन्होंने जैसे धर के सटकाया तो बोले अरे बाबा जी दुखता है। तो बोले तू आज से गुप्ता है। अच्छा, हाँ। फिर बोले दूसरा भेजो। दूसरा अंदर आया, उन्होंने आगे का बाल निकाला, हाथ में थमा दिया। अच्छा, बोले आज से तू अग्रवाल है। अच्छा, तो बोले भैया तीसरा बंदा भेजो। तीसरे को भेज दिया, उन्होंने पीछे से बाल उखाड़ के दे दिया। बोले तू गढ़वाल है। गढ़वाल, वाह भाई वाह यार। बस्ती पुलिस ने हत्या के झूठे मुकदमे का भंडाफोड़ करते हुए महिला और उसके 2 बच्चों को राजस्थान से सकुशल बरामद किया है। बता दें कि महिला के पति ने कोर्ट के आदेश पर अपने ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस की जांच में शव नहीं मिला। मोबाइल और आधार अपडेट के सुरागों से पुलिस को सफलता मिली। जांच में पता चला कि महिला अपने पति के घर से भागकर अयोध्या और फिर राजस्थान चली गई थी। महिला और बच्चों को सुरक्षित बस्ती लाया गया। पुलिस मामले की गहन जांच जारी रखी हुई है। ये मुकदमा लिखा गया था 202/24। माननीय कोर्ट के आदेश के क्रम में ये मुकदमा लिखा गया था। इसमें इनके पति द्वारा, श्री संदीप जी द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया था कप्तानगंज में कि इनकी पत्नी और बच्चे को इनके ससुराल यानी लड़की के मायके पक्ष से इनकी हत्या करके इसको गायब कर दिया गया। इस मुकदमे के पंजीकरण के बाद पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्य प्रारंभ किया गया। लगातार इसमें प्रयास किया गया। इसी क्रम में एक जानकारी मिली कि जो आधार कार्ड जो इस मुकदमे में मृतका है, उनके आधार कार्ड के संबंध में कुछ संशोधन के संबंध में एक एसएमएस इनके पति के पास आता है। यहाँ से विवेचनात्मक जो कार्य है उसमें तेजी आती है और इस तेजी के क्रम में आधार नंबर को जो चेंज कराने, उस पर जो एड्रेस है उसको चेंज कराने, फोटो अपडेट कराने के संबंध में जो प्रयास होते हैं उस क्रम में जो मोबाइल नंबर अपडेट होता है उसके माध्यम से हम लोग एक बैंक खाते तक पहुंचते हैं और बैंक खाते से फिर हम सारी चीज़ों को अपडेट करते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं कि ये खाता जो है इसमें जो नंबर है ये राजस्थान से संबंधित है। फाइनली फिर हम लोग इस नंबर को अपडेट करते हैं और इस मुकदमे में जो सो कॉल्ड मृतका है, जिनके खिलाफ जिनके परिवारीजनों के खिलाफ पति द्वारा मुकदमा लिखाया गया, उनकी सकुशल बरामदगी की जाती है। उनके साथ 2 बच्चे भी हैं। इस बरामदगी के उपरांत इनका माननीय कोर्ट के सामने 164 कराया जाता है। माननीय कोर्ट के सामने इनका कलमबंद बयान दर्ज कराया जाता है। अभी विवेचनात्मक कार्य चल रहा है और इसमें जो भी प्रगति होगी वो अवगत कराया जाएगा। नहीं, माननीय कोर्ट के सम्मुख उन्होंने एप्लीकेशन दिया था उनके पति द्वारा और उस आदेश क्रम में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था। देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया जो बातचीत के क्रम में चीज आई है वो ये है कि महिला का ये कहना था उस समय के हिसाब से कि उनके पति से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे और वो नाराज रहते थे, इस वजह से वो बाहर चली गई थी और अयोध्या में ये जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। राजस्थान में ही रहने वाले हैं, उन्हीं के साथ ये रह रही थी। देखिए, अभी तो हम लोगों ने जो इस प्रकरण में जो मृतका थी उनको सकुशल बरामद किया है और उनके बच्चों को अभी अन्य विधिक कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं और इसमें विधिक राय भी ली जाएगी और जो उचित कार्य। बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना के थाना अध्यक्ष अजय गौड़ की रहस्यमयी मौत ने पूरे जिले को स्तब्ध कर दिया है। 5 फरवरी को अचानक लापता हुए दरोगा की बाइक सदर कोतवाली के अमहट घाट पर मिली थी, लेकिन उनका शव छावनी थाना के सरयू नदी में अयोध्या से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज और टोल प्लाजा के रिकॉर्ड की जांच कर रही है। मृतक की पत्नी ने हत्या की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं मामले की गहन जांच जारी है। किडनैप करके उनको मारा गया है। किसी पे कोई शक है आपको या पुलिस के ही कोई ऐसा किसी पे शक है क्या? होने को तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस
थाने से जब वो गायब हुए तो उसके बाद हम लोगों ने कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई जांच उच नहीं किया। रात भर उसी तरह रहे लोग। जब सुबह हमने पूछा तब उसके बाद से ढूंढना स्टार्ट हुआ। कितने घंटे बाद गुमशुदगी दर्ज हुई थी? गुमशुदगी हुई 18 घंटे बाद। आपसे कोई ऐसी बातचीत उन्होंने की हो जिससे वो परेशान हो 2-3 दिन पहले? नॉर्मल लग रहे थे। कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई फॉलोअर के साथ दिखे थे सीसीटीवी में? कहते थे कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। डिप्रेशन में थे? नहीं, डिप्रेशन में नहीं। प्रेशर, काम का प्रेशर ज्यादा? हाँ, वो तो वैसे ही आदमी बोलता ही रहता है, लेकिन उस टाइम जब हमसे लास्ट बात हुई तो वो नॉर्मल थे। अच्छा, कोई धमकी वगैरह भी दी दौलिया थाने के कोई एक बार? हाँ, वो जो नाबालिग लड़का मरा था तो उसके चाचा ने धमकी दी थी कि छोड़ेंगे नहीं। और फिर फॉलोवर के ऊपर भी हमको शक है क्योंकि उसके नंबर का कॉल डिटेल गायब है। हमने उसका नंबर दिया था कॉल डिटेल के लिए, अब पता नहीं निकलवाए हैं लोग कि नहीं निकलवाए हैं लोग, ये भी सूचित नहीं किए हैं लोग। FIR चाहती हूँ मैम उस पर? जी, कोई जनपद के CBI जांच हम चाहते हैं। बड़े अधिकारी कोई मिलने आया आपसे हाल जाना? तो DG साहब से जाके हम लोग मिले हैं आज जब जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कार्रवाई। CBI जांच की मांग कर रही हैं जी। आपको क्या लगता है क्यों इस तरीके का हादसा क्यों हुआ है? क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या कुछ रीजन है? मुकदमे से संबंधित लग रहा है हमको। मुकदमे का प्रेशर? तो इसके क्या इसको इनके सब इंस्पेक्टर हैं अजय कुमार गौड़, जिनकी नियुक्ति थाना परशुरामपुर में थी। उनकी डेड बॉडी कल सरयू नदी में मिली है और पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को मोर्चरी पे भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई होने के उपरांत सारे तथ्य क्लियर हो जाएंगे कि क्या वजह है उनकी मृत्यु की, और उसके उपरांत जो भी आगे की विधिक कार्रवाई है वो सब की जाएंगी। फिलहाल उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है। उनकी फैमिली, उनकी पत्नी, उनके बड़े भाई सब लोग जनपद में मौजूद हैं और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, अभी तक क्या कुछ जानकारी निकल के आई? क्यों उनके द्वारा, क्या हत्या है या आत्महत्या है, क्या कुछ देखिए, अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए हैं जिसमें इतना प्रमाणित हो रहा है कि वो मोटरसाइकिल से अपनी थाने परशुराम से अयोध्या की तरफ जाना उनका प्रमाणित हो रहा है। हाईवे पर भी सीसीटीवी फुटेज और लगभग जहां पर उनकी डेड बॉडी मिली है पानी में डूबी हुई अवस्था में, उससे 5 किलोमीटर पहले तक लगभग सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गए हैं। आगे के भी फुटेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। जब सारी चीजें इकट्ठे हो जाएंगे, सारे फैक्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे, उसके उपरांत ही और पोस्टमार्टम के उपरांत ही कुछ कह पाना संभव इसमें होगा। क्योंकि सर डेड बॉडी उनकी अयोध्या में मिली है और बाइक यहाँ कुआनों के पास अमहट चौकी के पास खड़ी हुई मिली है, तो इसके बारे में क्या कुछ? 2 बाइकों का जिक्र हो रहा है। इसमें जो डेड बॉडी इनकी मिली है वो हमारा थाना छावनी का ही क्षेत्र है, उसी के पानी में मिली है डेड बॉडी, लेकिन उसको अयोध्या की जो जल पुलिस है उसने रिकवर किया है। जो मोटरसाइकिल है वो पल्सर मोटरसाइकिल है जिससे उनका जाना वहां पर प्रमाणित हो रहा है। वो पल्सर मोटरसाइकिल फिर लावारिस अवस्था में कोतवाली क्षेत्र में जो अमहट घाट है वहां से बरामद हुई है। इसमें भी क्लियरिटी आ जाएगी, बीच में जो टोल प्लाजा है उससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मोटरसाइकिल वापस यहाँ पर आई। तो सारे तथ्य इसमें आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोगों के लिए में काम कर रही है, इसमें सर्विलांस की टीम है, एसओजी की टीम है, SDRF की टीम वापस चली गई है क्योंकि डेड बॉडी मिल चुकी है, और थाने की टीम भी लगी है लगभग 5। लेकिन जो है आज फाइनली मेरे भाई की बॉडी मिली और द्वारा जो कार्रवाई जो की गई है उसमें इसी जब ये निकाल लो दूर लेके चले और उसकी तीव्रता बढ़ती गई है। उसके क्रम में जो आज हमको इसका काम आप धरने पे भी बैठे अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, और नहीं मैं क्या बैठा था, मैं धरने पे नहीं बैठा था, और मैं अपनी बात को उन बड़े आला अफसरों से कहना चाह रहा था कि एक प्रशासनिक अधिकारी यदि और एक जो है SSI जिसकी मौत हुई, उसकी कार्रवाई में यदि कहीं ना कहीं लचीलापन है तो इसकी थॉरली जो है इंस्पेक्ट किया जाए, जांच की जाए, और इसमें जो भी दोषी हैं उनको पता। SP DIG मौके पर नहीं आए तो आपको इस बात की तकलीफ है कि एक अधिक तकलीफ? कानपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां एक युवक ने अपनी 2 महीने की गर्भवती पत्नी के पेट में लात मार दी। इस हिंसा के कारण महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। पीड़िता फिलहाल कल्याणपुर के निजी अस्पताल में उपचाराधीन है। महिला ने कल्याणपुर थाने में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपी और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोप है कि आरोपी अक्सर विधायक का रौब दिखाकर पत्नी के साथ मारपीट करता रहा है।
क्या नाम है आपका? क्या नाम है चाचा, क्या घटना हुई है? हमारा कन्हैया राजपूत नाम है और मेरी बेटी 7 तारीख को गई थी वहीं के प्लस हमारे साले साहब थे और मेरी बहन से साथ गई थी। उन्होंने मारकूट की और मारकूट गाड़ी उत्ता की और ऐसी लात मारी कि गर्भ खराब हो गया। किसने मारपीट की है? दामाद ने मेरा विशाल दामाद क्या करता है आपका? विधायक गाड़ी चलाता निर्मा कटियार की। इस टाइम आपकी बेटी कहाँ पर है? अब बेटी मेरे अस्पताल में है। और क्या आगे चाहते हैं? हम चाहते हैं उनके ऊपर केस लगा। जो बच्चा गर्भवती खराब हो गया इसका मतलब क्या लगना चाहिए। क्या उनकी तरफ से कोई बातचीत आपने करी? उनकी तरफ दबाव क्या, हम उनकी तरफ बात बहुत बार पैर छूने का एक नहीं मानी कहता है कि जाओ जो कुछ करना कर लो जा करके ना, और जेल चले जेल जाएंगे फिर तुम सबको बताएंगे, ऐसा बोलता है। कानपुर में मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने फीता काट कर किया। इस प्रदर्शनी में हस्त निर्मित कालीन, कपड़े, माटी कला की वस्तुएं, खादी के कपड़े, अचार सहित लगभग 100 स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं मंत्री राकेश सचान ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। ये प्रदर्शनी 10 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजित रहेगी। यूपी सरकार और खादी बोर्ड की ये पहल हस्तशिल्पकारों और बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए है ताकि उनके उत्पाद विश्व भर में पहुंचे और उन्हें आर्थिक लाभ मिले। वहीं मंत्री ने कहा है कि आयोजन पीएम मोदी और सीएम योगी के निर्देश अनुसार हर वर्ष होता है। 18 मंडलों में हम लोग मंडलीय प्रदर्शनी करते हैं, जिसमें ये कानपुर मंडल की आज प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है, जो 10 दिन इस प्रदर्शनी को चलाया जाएगा, जिसमें 105 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें पूरे कानपुर मंडल के अलावा प्रदेश के जो हमारे उत्पादक हैं उनको भी यहाँ अवसर दिया गया है। और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य यही रहता है कि जितने भी हमारे खादी ग्राम उद्योग के गांव के जो उत्पाद हैं उनको एक जिले में, मंडल में एक मंच दिया जाए, जिनके उत्पाद हमारे पूरे जन जन तक पहुंच सकें और उनकी अच्छी बिक्री हो सके। सर, प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, प्रदेश की जनता से यही आग्रह है कि आत्मनिर्भर भारत का जो माननीय मोदी जी ने लक्ष्य रखा है 2047 का, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब आत्मनिर्भर गांव बने, आत्मनिर्भर जिला बने और आत्मनिर्भर प्रदेश बने। और आत्मनिर्भर बनेगा तब जब हम अपने बनाए उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका उपयोग करें। तो आज इस अवसर पर, क्योंकि खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का ये कार्यक्रम है, खादी विभाग का कार्यक्रम है, खादी एक वस्त्र ही नहीं, खादी एक विचार है और खादी के माध्यम से ही पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम महात्मा गांधी ने किया था। और ये आंदोलन से जुड़ा एक मुद्दा रहा है। और आज हमें आत्मनिर्भर हम पहले थे, 100 साल पहले थे, हमने सारे विदेशी उत्पाद को हटा करके, होली लगा करके खादी के वस्त्र से ही अपना पूरा जीवन चलाया। तो आज भी अगर हम अपने उत्पाद को ग्रहण करेंगे, अपने उत्पाद का इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे जो गांव के बुनकर हैं, गांव के उत्पादक हैं, उनको भी आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होगी और आत्मनिर्भर गांव भी बनेगा, आत्मनिर्भर जिला और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। तभी विकसित भारत 2047 तक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना हो सकती है। तो इसमें खादी एक सहायक है। खादी ग्राम उद्योग और गांव के जितने उत्पाद हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का आह्वान इस अवसर पर हम लोग। गाजियाबाद के थाना मोदीनगर पुलिस ने चैन पर्स छीनने की घटना का सफल खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से छीना गया पर्स, मोबाइल फोन, नकदी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ में अभियुक्तों ने 30 जनवरी 2026 को महिला से पर्स छीनने की घटना को स्वीकार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगेगा। ये दिनांक 30/1/2026 को थाना क्षेत्र मोदीनगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में एक महिला के द्वारा तहरीर दी गई थी कि बाजार में उसके साथ 2 लड़कों ने लूट की थी, जिसमें उसके
1000 रुपए और कान से कुंडल और जो है एक मोबाइल छीन लिया गया था। तहरीर प्राप्त कर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा सीसीटीवी फुटेज और लोकल सर्विलांस आदि की मदद से 2 व्यक्तियों आकाश कुमार और शुभम शर्मा जो कि छज्जूपुर थाना परतापुर जिला मेरठ के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र करीब 24 वर्ष है। इनसे एक मोटरसाइकिल तथा उस महिला से लूटी गई पीली धातु की वस्तु बरामद की गई। इनके कोई आपराधिक मामला भी है? नहीं, इनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास। सर ये चोर पकड़े आज क्या है इनका? ये दिनांक 30/1/2026 को थाना क्षेत्र मोदी नगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में एक महिला के द्वारा तहरीर दी गई थी कि बाजार में उसके साथ 2 लड़कों ने लूट की थी, जिसमें उसके 1000 रुपए और कान से कुंडल और जो है एक मोबाइल छीन लिया गया था। तहरीर प्राप्त कर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा सीसीटीवी फुटेज और लोकल सर्विलांस आदि की मदद से 2 व्यक्तियों आकाश कुमार और शुभम शर्मा जो कि छज्जूपुर थाना परतापुर जिला मेरठ के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र करीब 24 वर्ष है। इनसे एक मोटरसाइकिल तथा उस महिला से लूटी गई पीली धातु की वस्तु बरामद की गई है। इनके कोई आपराधिक मामला भी है? नहीं, इनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं आया। संभवतः ही पहली बार इनके द्वारा घटना दर्ज की गई। ठीक है। संभल पुलिस ने खोए और चोरी हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी में बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले 3 महीनों में लगभग 900 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। वहीं बुधवार को 90 मोबाइल फोन उनके असली स्वामियों को सौंपे गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार भाटी ने मोबाइल स्वामियों को फोन सौंपे। पुलिस के अनुसार इस अभियान से मोबाइल रिकवरी प्रतिशत 44% से बढ़कर 71% हो गया है। वहीं पिछले 6 वर्षों का औसत रिकवरी प्रतिशत लगभग 60% तक पहुंच गया है। के कुशल निर्देशन में पिछले 3 महीने से लगातार जो चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन है उनकी बरामदगी का एक सघन अभियान चला हुआ है। इस अभियान का नतीजा यह है कि पिछले 3 महीनों में जो हमारा 6 वर्ष का रिकवरी परसेंटेज 44% था वो बढ़ के अभी 60% हो गया। और सही परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए हम अगर देखें तो अभी मौजूदा समय में प्रदेश का जो रिकवरी परसेंटेज है वो 38% है। उसके सापेक्ष हमारा 6 वर्षीय रिकवरी परसेंटेज 60% है और पिछले 3 महीने का जो हमारा रिकवरी परसेंटेज है वो 71.3% है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि हम लगातार मोबाइल फोन बरामद करके उनके मूल स्वामियों को लौटा रहे हैं। आज भी उसी कड़ी में हम कुल 89 मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए है उनके मूल स्वामियों को लौटा रहे हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो हम CIR पोर्टल है उस पर प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग का नतीजा जो है ये है कि हम ट्रेसेबिलिटी जनरेट होती है और मोबाइल हम रिकवर कर पाते हैं। तो मेरा यही फिर से सभी से अनुरोध है कि जब भी आपका मोबाइल गुम या चोरी हो जाए आप थाने आइए, CIR पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाइए और जब तक आपको CIR पोर्टल की रिक्वेस्ट ID नहीं मिलती तब तक आप थाने से नहीं जाइए। 3 महीने में सर कितने मोबाइल रिकवर? पिछले जो 3 महीने में हम जनपद के रहने वाले लोगों के कुल 661 मोबाइल फोन, इसके अतिरिक्त जो है हमने जो बाहर के जनपदों के पिछले माह हमने फोन बरामद किए थे कुल 304 फोन उनके अलग। तो इस तरह से हमने 1000 फोन अपने जनपद के रहने वाले लोगों के भी और बाहर के जनपद के जो चोरी के फोन संभल में चल रहे थे कुल मिलाकर 1000 फोन बरामद किए। सर अब तक कहाँ से फोन बरामद किए? जो फोन हमें ट्रेसेबिलिटी जनरेट होती है तो जहां भी कोई यूजर है उस चोरी के फोन को यूज कर रहा है तो उस आधार पर हमने प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से भी जैसे दिल्ली या और उत्तराखंड, पंजाब और भी कई अन्य प्रदेश हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, सभी में जहां भी हमारे जो चोरी के फोन चल रहे थे वो हमने बरामद किए। समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर अंचल के वजीदपुर बाजार स्थित मां दुर्गा मंदिर में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का भव्य शुभारंभ हो गया है। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मंदिर परिसर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं का वैदिक विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई गई। ये महायज्ञ 7 से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित रहेगा। इस अवसर पर श्री राम जी धाम से पधारे कथावाचक व्यास अनूप वाजपेयी ने सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र के विषय में अपनी प्रतिक्रिया दी। आयोजक मंडल के सदस्य भी उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया।
वाजपेयी जी के द्वारा कथा राम कथा एवं प्रवचन दिया जाता है, जो समाज हित में जात पात से ऊपर उठ के धर्मपरायण बात के लिए सभी में समावेशी बातों का वर्णन किया जाता है, जो कि इस समाज के लिए काफी ही प्रेरणादायक है। चलिए, धन्यवाद। से आए हुए अभी वर्तमान परिवेश में राजनीति को जोड़ के देखा गया है सनातन धर्म से, और सनातन धर्म का उपहास उड़ाया जाता है, खास करके जहां संविधान बनता है संसद भवनों में। ऐसा मैंने देखा, आपने देखा, लोगों ने देखा। मैं उस संदर्भ में आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन एक सवाल जरूर पूछूंगा कि सनातन की रक्षा करना और सनातन धर्म का प्रचार करना ये कौन सा पाप है, पहला। और दूसरा, अगर योगी जी इसके लिए खुल के बोलते हैं, उसके अलावा बड़े साधु संत जो कथावाचक है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे इशारा से, अगर वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में ये होना चाहिए, ये हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो इसमें गलत है या सही है ये भी समझने की जरूरत है। आप भी एक साधु है, संत है, व्यास हैं, कथावाचक है, तो आपको लगता है कि सनातन धर्म का प्रचार करना, हिंदुत्व सनातन की प्रचार करना अगर गलत है तो फिर सही क्या है? ये उन्हीं विधर्मियों का प्रश्न है जो लोग भारत में रह करके माँ भारती के आंचल को फाड़ना चाहते हैं। जब मजहब के आधार पर, पंथ के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका है, तो आज फिर वो पुनः देश का विभाजन करना चाहते हैं। इसीलिए आज ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। हम राम की आराधना नहीं करेंगे तो किसकी आराधना करेंगे? हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं पूजेंगे तो हम किसको पूजेंगे? आज हम अपने अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे तो क्या हम बाबर की पूजा करेंगे? क्या हम हुमायूं की पूजा करेंगे? ये हमारे आदर्श नहीं, ये तो देश के लुटेरे हैं। देश की माताओं बहनों के अस्मिता के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। तो अब सनातन का युग है, हिंदू और सनातन सब एक हैं। अब ये बंटने वाले नहीं हैं और एक हो करके विधर्मियों को मुंह तोड़ उनका जवाब देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब वो समय नहीं है। लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, और सनातन इस समय विश्व पटल पर स्थापित हो रहा है। ये संपूर्ण संसार देख करके आज आश्चर्यचकित है कि सनातन की इतनी महिमा, सनातन की इतनी गरिमा कि एक बच्चे से लेकर के और बूढ़े तक सनातन के नाम पर इकट्ठा हो जाता है धर्म ध्वजा फहराने के लिए। आज हमारे सनातन धर्म के हिंदू भाई लोग मिलकर के देश और राष्ट्र के विषय में चिंतन कर रहे हैं। यही वो देश है जहां जिस देश में विश्व गुरु का सरताज हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने अपने मस्तक पर धारण किया था प्यारे। आज वो विश्व गुरु की कल्पना हम फिर से कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे देश के ऋषि और मुनियों के चरणों में बैठ करके विदेशी लोग आकर के धर्म की शिक्षा लिया करते थे, नीति की शिक्षा लिया करते थे, नियम की शिक्षा लिया करते थे। आज हमारा धर्म इतना पतन अभी नहीं हुआ है कि हम किसी को शिक्षा ना दे सके। हमारा धर्म मजबूत है, हम मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे, किसी के डर से डरने वाले नहीं हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो ईंट दिखाएगा उसे पत्थर दिखा करके जवाब दिया जाएगा, और सनातन विरोधियों को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा उसके धन को कुचलने का काम हमारी सरकार करेगी। जो सरकार करेगी उसके सनातन धर्मी संत महात्मा उसके साथ में हैं, और जो भगवान श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये घोषणा हमेशा रही है और रहेगी। यही हमारी शुभकामना। चलिए, अपने सुदर्शन से समय। खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां श्री कृष्ण सेतु के पिलरों पर पीपल सहित बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इन पेड़ों की जड़ें क्रकेट में दरारें पैदा कर रही हैं, जिससे पुल की मजबूती कमजोर हो रही है। इस पुल से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं और ये मुंगेर की जीवन रेखा है। वहीं हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अगर समय रहते इन पेड़ों को नहीं हटाया गया तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। संघर्ष के बाद जागृति एक संस्था थी जिसके बहुत ही संघर्ष करने के बाद मुंगेर में रेल कम रोड ब्रिज का निर्माण हुआ है, जिसका पूरा श्रेय पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल जी को जाता है। उसके बावजूद
मुंगेर की जनता को ये ध्यान देना चाहिए कि जो चीज़ हम लोग को बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत कष्ट करने के बाद 11 दिन के आमरण अनशन माननीय सांसद ब्रह्मानंद मंडल जी के करने के बाद रेल कम रोड ब्रिज श्री कृष्ण सेतु का मुंगेर में निर्माण हुआ। उसके बावजूद भी पिलर के बेस में बहुत सारे ऐसे पेड़, वट के, पीपल के ऐसे पेड़ उग रहे हैं जो कि ब्रिज के फाउंडेशन को वो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। और खैर अभी तो वो सिर्फ शुरुआती है, लेकिन आगे जाके जब ये छोटे छोटे पौधे वृक्ष का रूप लेंगे तब फाउंडेशन को नुकसान पहुंचाएंगे और इसके चलते ब्रिज को भी जो बहुत संघर्ष करने के बाद हम लोग को श्री कृष्ण सेतु मिला है, वो ब्रिज का भी नुकसान फाउंडेशन के तहत होगा। और इसीलिए मेरा माननीय पथ निर्माण मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी जी से डिमांड है कि इस पुल का जो देख रेख है उसको सुदृढ़ रूप से करवाएं और ये सुनिश्चित करें कि ब्रिज के बेस में जो पेड़ उगा हुआ है उसको तुरंत उसका निदान किया जा सके। मेरी मांग है कि जो बहुत संघर्ष के बाद हम लोग को श्री कृष्ण सेतु का जो पुरस्कार मिला है, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार दिलीप जायसवाल जी से भी मेरी मांग है, मेरा डिमांड है कि अपने देख रेख में पुल का जो बेस है उसमें जो उग रहे विनाशकारी जो वृक्ष है उनको तुरंत कटवाया जाए, जिससे ब्रिज का बेस की मजबूती बनी रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।